प्रबंधन के लक्षण अथवा विशेषताओं की बात करें तो प्रबंधन जो है वो उद्देश्यपूर्ण है कि नहीं? उद्देश्य तो होगा ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। आप सभी खुद सोचिए, क्या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो बिना ऑब्जेक्टिव के चल रही है, जिसका कोई मोटिव ही नहीं है लाइफ में? क्या आप में से कोई ऐसा पर्सन भी है जिसका लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं हम? ऐसा नहीं होता है ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे बिजनेस में क्या होता है ना कि हमारा मेन जो गोल होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होती है, कि हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो उस चीज को अर्न करने के लिए जितनी भी टेक्निक लगती है, चाहे मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग लग रही है या जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर देंगे, हम डिस्काउंट दे देंगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी होगा, कस्टमर्स के साथ रिलेशन को मेंटेन कर लेंगे, जितनी भी चीजें होंगी हम वो सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल तो प्रॉफिट अर्निंग है ना। तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जितने भी आप टास्क कर रहे हो, वो जो टास्क और जो प्रोसेस है वही तो मैनेजमेंट है। अल्टीमेटली पाना उस गोल को है। उस गोल को पाने के लिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर चीजें प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण है या गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यहाँ पर इसको मैं इट इज गोल ओरिएंटेड, इट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज, देखिए आपको वर्ड्स को ही समझना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गोल ओरिएंटेड है तो मैं इसमें बहुत कुछ आपको थ्योरी पढ़ाऊं, एकदम बुकिश लैंग्वेज सिखाऊं, समझाऊं, उससे रिजल्ट कुछ नहीं आना है। क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल हो। वो बहुत सिंपल ही पूछेंगे, तभी तो सामान्य प्रबंधन लिखा है ना, कोई टिपिकल प्रबंधन नहीं लिखा है। तो डोंट टेक टेंशन, बस सिंपली उसको समझते बस जाइए। नेक्स्ट इज सामूहिक प्रयास, ठीक है। सामूहिक प्रयास, यहाँ पर ये है ग्रुप एक्टिविटी। थोड़ा सा आज प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारे पीपीटी में, जिसको हम आगे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ग्रुप एक्टिविटी, इस वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे सामूहिक प्रयास। जब कभी भी हम कोई भी कार्य का क्रियान्वयन करने जाते हैं सामूहिक रूप में, क्योंकि हम यहाँ पर खुद को, जब कभी भी मैं आपको कुछ भी टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, तो आप खुद को किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंदर ही रखिएगा कि हम एक संगठन का भाग है। जब हम संगठन में काम कर रहे हैं ना, तो हम संगठित होकर के काम कर रहे हैं, समूह के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, ग्रुप मिल करके अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए ही कार्य तो कर रहा है। जैसे कि पटवारी है या अन्य कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो सब ग्रुप में मिलके काम करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि जब आप जाते हैं हाट बाजार तब आपको केवल एक ही पटवारी मिलता है, नहीं ना। आपके एरिया वाइज डिफरेंट डिफरेंट पटवारीज आर देयर, कि इस एरिया का ये है, इस एरिया का ये है। बट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि उनको फील्ड वर्क भी करना है, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का भी वर्क करना है, तो पेपर वर्क भी है, फील्ड वर्क भी है, बहुत सी चीजें हैं, वो सब ग्रुप में मिल करके काम करते हैं। जब ग्रुप में मिल करके हम काम करते हैं तो काम करने की ऊर्जा का स्तर भी बहुत ऊपर हो जाता है हमारा। अकेले में हम करते करते कभी बोर फील करते हैं या आलस आ जाता है। हाँ, एक चीज है कि ये चीज ग्रुप स्टडी पे एप्लीकेबल नहीं होती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि आप सभी मिलकर ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। प्लीज, पढ़ाई आपको इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली ही करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे साथ जरूर आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी आप समझ गए, प्रबंधन में ग्रुप एक्टिविटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रबंधन तभी आया ना जब ग्रुप आया, ग्रुप आया तो प्रबंधन आया, तो ग्रुप एक्टिविटी तो होगी ना। ग्रुप है तो सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज के लिए ग्रुप एक्टिविटी हो रही है? गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि गोल ओरिएंटेड है मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जब कभी भी आप किसी कंपनी में हैं, किसी संगठन में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, कुछ तो गोल है।
उस गोल को पाने के लिए स्टेप्स हैं। अब उस स्टेप्स से जब आप गुजर रहे हैं, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, उस वर्क को कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, फिर उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो फाइनल आउटकम निकल के आ रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, आप इनपुट दे रहे हो किसी चीज का और आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट देना और आउटकम आना आपका, ठीक है, ये सब कुछ ही तो कहलाता है मैनेजमेंट। यही प्रोसेस ही मैनेजमेंट है बेसिकली। तो इनपुट देना और आउटपुट आना, इसके बीच के जो स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स जो आप ले रहे हो, ये सारा प्रोसेसिंग ही मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि अगर स्टेप्स क्लियर होंगे तभी अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सिलेबस को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, शॉर्टकट है ही नहीं, ये सब कुछ पढ़ना ही है तो पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक का क्लियर है ना आप सभी को? बहुत ही सिंपल था, आप एक के बाद एक सीरीज को ही रिलेट करते जाइए। नेक्स्ट, संसाधनों का कुशलतम उपयोग या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ही प्रबंधन है, ठीक है। आपके पास जो भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ले लीजिए, ठीक है, आपके घर में जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, जो भी ग्रोसरी अवेलेबल है, वो सारी चीजों को मिला करके ही तो आपकी मम्मा बहुत अच्छा डिनर रेडी कर देती है ना आप सबके लिए। उनको आप बाहर से कुछ नहीं भी ला करके देते, उसके बाद भी वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल कर देंगी। हाँ, पिज्जा बेस नहीं होगा तो वो रोटी पे बना देंगी, बट स्टिल शी इज मेकिंग पिज्जा फॉर यू, जस्ट बिकॉज आपको वो खाना है, तो वो अरेंज कर लेंगी आपके लिए। जो आपके पास संसाधन है उनका कैसे बेस्ट से बेस्ट आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है ना कि हमको कुछ करना है तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल ही हो। हर किसी के पास बहुत कुछ नहीं होते हुए लोग जीवन में बहुत कुछ अपना पा लेते हैं। तो जो जो उनके पास अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज, जैसे हम सभी के पास कोविड में टेक्नोलॉजिकली एक मोबाइल था, इंटरनेट था, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनका यूज किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया, और आज वो खुद समझते हैं उस टाइम की इंपॉर्टेंस कि उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इवन उन्होंने बहुत सी चीजों को लर्न कर लिया। तो यही कहलाता है अपना संसाधनों का कुशलतम उपयोग। मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल का यूज आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी गलत नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना, बट समय के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर हम समय के महत्व को समझेंगे तो अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कुशलतम रूप से जो भी आपके पास संसाधन है उनका उपयोग आवश्यक है, ये आपको मैनेजमेंट सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रबंधन स्वामित्व से अलग है। नॉर्मली जो मैनेजमेंट होता है वो प्रबंधन और जो मैनेजमेंट होता है उसमें ओनरशिप का कुछ भी वो नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर, जितने एग्जाम्पल से आप समझोगे ना वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल ज्यादा दूंगी। जैसे कि आप ये समझेंगे कि रिलायंस या जियो जो कंपनी है उसके ओनर कौन है? अंबानी है, ठीक है। क्या अंबानी ओनर हैं तो क्या मैनेजर भी है क्या? नहीं ना, ठीक है, मैनेजर तो हायर किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। किसी भी कंपनी में मैनेजर भी होता है, जीएम भी होता है, सीईओ भी होता है, ठीक है, ओनर अलग होता है। पहले के टाइम पे जो बिजनेस हुआ करते थे वो बहुत ही छोटे और सीमित दायरे में हुआ करते थे, तो जो ओनर होता था वही मैनेजर होता था। जैसे कि किराना दुकान जो हुआ करती थी पहले के समय में, वो छोटी सी और सीमित थी, लिमिटेड कस्टमर्स आते थे उनके पास, तो वो खुद ही उसका ओनर होता था और खुद ही सारी चीजों को मैनेज कर लेता था। पर अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई, टास्क भी बढ़ गए, तो अब इतनी सारी जो वैरायटी है उसको मेंटेन भी रखना है, मार्केट के भी काम है, डेटा भी बहुत सारा है जिसको मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए उसको एक मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जरूरी नहीं है कि जो मैनेजर है वही ओनर है ना। इसीलिए जो प्रबंधन होता है ना वो कभी भी ओनरशिप के लिए काम नहीं करता कि मैं मैनेज कर रहा हूँ इसके इंस्टीट्यूट को तो मैं इसका ओनर ही बन जाऊं,
ठीक है, उसका मोटिव ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है, उसमें स्वामित्व नहीं होता। नेक्स्ट, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम सभी सोशल एनिमल हैं, हम सभी सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो जब हम सभी इस समाज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि और बेहतर से बेहतर हम अपना जीवन यापन कर सके, तो हम सभी को क्या आवश्यक होता है? मैनेजमेंट आवश्यक होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वही तो सोशल प्रोसेस है ना। हमको सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी को ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। डिमांड सप्लाई का जो बेसिक कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, वो इसी पे तो काम कर रहा है ना, कि कस्टमर की, जो ग्राहक हैं, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें, उन चीज़ों की हम सप्लाई कर सकें। तभी तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, लोगों को हेल्प कर रही है एक दूसरे के माध्यम से। तो यही है कि एक सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंधन विभिन्न स्तरीय होता है, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आगे चल के जब हम देखेंगे तो हम डिफरेंट इसके जो लेवल्स हैं इनको हम बहुत अच्छे से इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसके स्तर है मैनेजमेंट के, इसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि मैनेजमेंट जो होते हैं इसके डिफरेंट लेवल्स में, इसके बेसिक 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें कि लोअर लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और टॉप लेवल होता है। ये इनकी एक बेसिक हायरार्की होती है। अब देखिए, चूंकि पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं तो अगेन हम एग्जाम्पल पटवारी की प्रोफाइल का ही लेंगे। ठीक है, तो जो पटवारी होता है वो यहाँ पर काम करता है, जो पटवारी होता है वो लोअर लेवल एंटिटी में आता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाता है? इसके ऊपर आ जाता है नायब तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार, ये सभी आ जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर। अब इसके ऊपर की और जो हायरार्की हो जाती है उसमें डीएम आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो डिफरेंट जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, वो एक के बाद एक स्तर जो कि हमने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किए हुए हैं, ताकि हम काम को सरलता से समझ पाए या सरल रूप से कर पाए। इसीलिए इसको एक मैनेजमेंट सिंपल हायरार्की के रूप में बताया गया है, जो कि निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय होती है। लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अगर हम आते हैं मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल स्किल, या ये एक अदृश्य कौशल है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं एक साइंस स्टूडेंट थी पहले, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन साइंस, तो जब मैं मैनेजमेंट स्टडीज के लिए गई तो मैं सबसे ज्यादा अपने टीचर से जा करके यही एक चीज बोला करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता है, मुझे लगता है कि पूरा मैनेजमेंट एक है। तो मेरे सर थे, वो हमेशा मुझसे ये बोलते थे कि बेटा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए शायद तुमको ऐसा लग रहा है, जैसे जैसे सब्जेक्ट को तुम जानती जाओगी वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता जाएगा कि इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। सेम चीज यहाँ आती है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि मैनेजमेंट तो कहीं समझ ही नहीं आता, कुछ दिखाई ही नहीं देता, बट फिर भी होता है। इसीलिए तो उसकी इतनी आवश्यकता है ना कि उसको एक विषय के रूप में ही बना दिया गया, और आज सभी उसको पढ़ रहे हैं और उसका महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है दिन प्रतिदिन। इवन अगर आप किसी कंपनीज में जॉब के लिए भी जाते हैं ना, तो आप कुछ भी डिग्री ले लीजिए, लेकिन जब तक आपका मैनेजमेंट स्टडीज नहीं होगा तब तक आप प्रमोट होकर के मैनेजरियल और हायर पोजीशन पर नहीं जा सकते। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है आजकल के टाइम पर। यही चीज इसमें बताई गई है कि ये एक इनविजिबल स्किल है। ठीक है, इनविजिबल स्किल को हम बहुत अगर सिंपल वे में समझे, ठीक है, अदृश्य कौशल के रूप में समझे, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि घर पे जो मम्मा है, ठीक है, जो मदर है, वो इतने सारे काम करती हैं जो हमको दिखाई ही नहीं देते। सबसे अच्छा प्रबंधन तो वही कर रही है, इतनी सारी चीजें कर रही हैं, वो खाना भी बना रही हैं, घर की क्लीनिंग भी हो रही है, सब कुछ मैनेज भी कर रही हैं। इन लॉज अगर साथ में हैं आपके दादा दादी तो उनको भी देख रही हैं, हस्बैंड, बच्चे, सबकी डिफरेंट थॉट्स और ओपिनियंस हैं।
उन सारी चीजों को मैनेज करके चल रही हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या कभी कोई सोच पाता है? अधिकतर जो हाउसवाइफ होती है, जो उनको ऐसे कंसीडर ही नहीं किया जाता है कि वो कुछ कर रही हैं, पर वो इतना बड़ा कार्य कर रही होती है, इतना बड़ा अदृश्य कौशल है उनके अंदर, ठीक है, प्रबंधन का, जिसको कि भारतीय समाज में नजरअंदाज कर दिया जाता है और जिसको कभी भी उतना सराहना ही नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, आजकल धीरे धीरे लोग इन चीजों की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। तो आप समझ ही पाए होंगे यहाँ पर सिंपल मदर के एग्जाम्पल से कि कैसे इनविजिबल स्किल है ये मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, मैनेजमेंट जो है वो जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। मैनेजमेंट जो होता है ना, वो जन्मजात और अर्जित प्रतिभा, इस शब्द के इससे क्या तात्पर्य है? आप सभी इस शब्द से क्या समझ रहे हैं? जन्मजात है और अर्जित भी है। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जब होते हैं और जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनको बहुत कुछ नहीं सिखाना पड़ता, वो अपना काम खुद करते हैं, स्कूल जाएंगे टाइम पे, आकर के होमवर्क करेंगे, अपनी चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखेंगे, बहुत कुछ उनको गाइड नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि वो चीज़ उनके अंदर इनबिल्ट आई है, ठीक है। वो एक, आप सभी ने मूवी देखी होगी शायद, बॉस बेबी, ठीक है। बॉस बेबी जो है वो एक ऐसा बेबी है जिसको कि डिजाइन किया गया था जिसमें कि वो मैनेजमेंट क्वालिटी हो, ठीक है। तो कुछ जो बच्चे होते हैं ना, वो बॉस बेबी की तरह डिजाइंड बच्चे ही आते हैं, ठीक है, जिनमें वो क्वालिटी ही होती है। तो ये जन्मजात भी हो गई, बाय बर्थ क्वालिटी हो गई, और इसके साथ साथ अर्जित कैसे हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, ठीक है, हम सब कुछ सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज हमें ये नहीं आता, जैसे कि मैनेजमेंट नहीं आता तो हम इसे सीख ही नहीं सकते सब्जेक्ट को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब साइंस स्टूडेंट्स जो नहीं होते, जो साइंस बैकग्राउंड की, जब उनको साइंस पढ़ाओ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम कैसे हम साइंस पढ़ेंगे क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, बट स्टिल साइंस स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं वो स्टूडेंट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती। तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उन चीज़ों से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये, इस क्वालिटी को आप अर्जित भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रबंधन जो है वो जन्मजात और अर्जित दोनों तरीके की प्रतिभाओं में शामिल है। अगली चीज यदि हम देखें तो प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट इज बोथ इन आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट और साइंस दोनों कैसे है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें दोनों वो सारे सब्जेक्ट्स ही आ गए? ऐसा तो मतलब रेयर होता है ना। कि देखिए क्या है, मैनेजमेंट जो है वो देखा जाए तो एक विषय है, और देखा जाए तो बहुत ही सामान्य है, जिसको कि हम सब्जेक्ट के रूप में बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, क्योंकि ये जो है वो विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है वो एक कला है, क्योंकि आपके अंदर की कला ही तो है जो आप दूसरों से काम करवा ले रहे हैं, और वो भी वो काम जो दूसरे करना चाहें या ना करना चाहें, बट आप में वो एबिलिटी है कि आप दूसरों से वो काम करवा सकते हैं, तो आप करवा ले जाएंगे। तो वो एक अच्छे प्रबंधक का गुण होता है। इसीलिए ये एक आर्ट भी होती है। और इसके साथ साथ साइंस कैसे है? साइंस ऐसे है बच्चों कि जब कभी भी हम प्रबंधन करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी स्किल्स का यूज़ किया जाता है, ऐसी प्रीवियस एक्सपीरियंस थ्योरीज का यूज़ किया जाता है, ऐसे फॉर्मूलेज का यूज़ किया जाता है कि ये टेक्निक्स और ये टैक्टिक्स पहले काम आई हैं तो शायद ही अगेन काम आएंगी। बहुत कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हम उस तरीके से देख सकते हैं, गणना करने में हम चीज़ों का यूज़ करते हैं प्रबंधन में, तो वो साइंस कहला जाता है। या हम R&D करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, तो उसमें भी साइंस की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इसीलिए साइंस भी हो गया, तो ये आर्ट भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है सभी विषयों का। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस दोनों बोला गया है। इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, दैट इज प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट।
अगर हम स्कोप की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैनेजमेंट का स्कोप है, किन क्षेत्रों में प्रबंधन का उपयोग किया जा रहा है, तो इन शॉर्ट हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट और अनदर वन इज प्रबंधन का सर्वव्यापकता या यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर हम देखते हैं कि क्षेत्रों में के विषय में अगर हम जानना चाहते हैं तो 1 और 2. अब देखिए, प्रबंधन के तो बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं. इसमें कुछ कभी भी आप जब मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे ना, तो उसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं मिलने वाली है कि केवल यही क्षेत्र होंगे जिनमें प्रबंधन लग रहा है, क्योंकि प्रबंधन तो सामान्य जीवन में उपयोग हो ही रहा है और हर क्षेत्र में हो रहा है. परंतु अध्ययन के हिसाब से, चूंकि हम उस चीज को समझना चाहते हैं, उस विषय को जानना चाहते हैं, तो हमने अपने अकॉर्डिंगली चीजों को डिवाइड कर दिया है. अब देखिए, प्रबंधन के क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो जो पहला क्षेत्र है सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रबंधन. सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रबंधन जो है उसमें कई प्रकार की चीजें आती हैं. जब आप सबसे पहले तो आप अपने आप को कंसिडर कर लीजिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन का भाग है. अगर आपने ये खुद को इमेजिन कर लिया ना, तो आपके लिए चीजों को फील कर पाना इज वेरी इजी. ओके, अब देखिए, जब हम ये देख रहे हैं कि विषय सामग्री क्या है प्रबंधन के लिए, जब हम किसी संगठन में पहुंच गए, अब हम संगठन का भाग हैं, संगठन में ही हैं हम. अब हमको क्या करना है उस संगठन के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए हम सभी को यहाँ पर हायर किया गया है. अब हमको उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीजें करनी पड़ेंगी वो सारे के सारे विषय यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है, तो उन विषयों में सबसे पहला जो है वो क्या आता है, देखिए सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, प्लानिंग या नियोजन. सबसे जो फर्स्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लानिंग और नियोजन. क्या ऐसा होता है कि बिना प्लानिंग के हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके? नहीं. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्लानिंग होती है किसी भी चीज की, किसी भी कार्य को करने के लिए हमको योजना बनाना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जब हम योजना बनाएंगे तभी हम उसको फाइनल एग्जीक्यूशन में लेकर के आ पाएंगे. तो प्लानिंग करना, आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि आप किसी भी संगठन का भाग है. अब उस संगठन ने आपको एक टारगेट दिया है कि आपको इतने इतने डेज में, फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर को टारगेट मिला कि उसको 30 डेज में लेक्चर कंप्लीट करना है. तो अब 30 डेज के लेक्चर कंप्लीशन के लिए उसके पास क्या टास्क है कि उसके पास डेज पता है उसको, ठीक है, उसको अपनी वर्किंग पता है, उसको टाइम लिमिट पता है और उसको सिलेबस भी पता है. अब वो उन सारी चीजों के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेगा, सबसे पहला स्टेप आएगा प्लानिंग करना. सेम स्टूडेंट्स के लिए भी है. आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम के लिए आपके पास टाइम भी शेड्यूल आ चुका है, प्लस आपके पास सिलेबस भी अवेलेबल है. अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा. आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम किस किस सब्जेक्ट को कब कब और कैसे कैसे पढ़ सकते हैं. आपको सारी चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप अल्टीमेटली आपका आता क्या है, प्लानिंग आता है. तो योजना तो हम सभी बनाते हैं. इवन छोटे से टूर में भी अगर आपको जाना है तो भी आपको योजना बनानी पड़ती है कि अब हम यहाँ जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे. तो आप सारी चीजों के लिए एक प्लान लेआउट सेट करते हैं ना, तो वही प्लानिंग है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सामान्य है तो सामान्य जीवन में ही काम आएगा. बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना तो ये सब्जेक्ट है और ना ही इसको समझने की कोशिश कीजिए. किताबी भाषा को आप जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना कठिन जाएगा, और जितनी सरलता से हम यहाँ क्लास में इसको समझते जाएंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है. सो आपको प्लानिंग समझ में आया. अनदर थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, आपको नेक्स्ट चीज क्या आती है, ऑर्गेनाइजिंग. आपने प्लान तो कर लिया कि ये सिलेबस है, इसको मैंने डिवाइड किया, इसको मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, बट सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा ना. ऑर्गेनाइज करने से आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे. जैसे आपने सोच लिया कि मुझे 1 मंथ में मैनेजमेंट कंप्लीट करना है, 15 डेज में मुझे साइंस करना है, 15 डेज में मुझे हिस्ट्री करना है, जो भी आपने शेड्यूल सेट किया. बट उस शेड्यूल में अगर आपकी चीजें, आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे, आपको जो जो डेटा है वो सब कुछ, जो भी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो सब कुछ आपने अरेंज करके नहीं रखी और ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखी, तो क्या आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्या आप फाइनल गोल तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे. इसीलिए चीजों को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही अधिक आवश्यक है.
नेक्स्ट इज स्टाफिंग या नियुक्तियां, ठीक है। देखिए आज अगर इसको आप एज एन स्टूडेंट ना सोच करके इसको आप ऐसे सोचिए कि आप किसी कंपनी में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वहां पर क्या बिना स्टाफ की वर्किंग चलती है? बिल्कुल भी नहीं। स्टाफ तो हर जगह रिक्वायर्ड होता है। इंडिविजुअल पर्सन तो सारे वर्क नहीं कर सकता ना, तो बाकी का सारा स्टाफ भी चाहिए। अब स्टाफ भी हम रिक्रूट करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, तो यहाँ पर स्टाफिंग भी आ गया थर्ड पॉइंट आपका। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर हम विषय सामग्री देख रहे हैं कि प्रबंधन करने के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो प्रबंधन जो है वो कुछ ऐसा तो कुछ फाइनल डिश नहीं है ना जिसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, लेकिन फिर भी यू कैन टेक इट एज अ डिश। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो चीजें लग रही हैं वो सारी चीजों से मिलकर के ही प्रबंधन का आउटकम आता है। इसीलिए हमने प्लान किया किसी भी चीज को, गोल को अचीव करने के लिए, उन सारी चीजों को हमने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद फिर हम स्टाफिंग कर रहे हैं, हम लोगों को साथ में लेने का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब जब ये हो गया, लोग भी साथ में आ गए, स्टाफिंग भी हो गई, तो अब आगे क्या काम बनता है आपका? आगे का नेक्स्ट बनता है फोर्थ नंबर का आपका डायरेक्टिंग। अब जब इतने सारे लोग जब साथ में आ जाते हैं तो डायरेक्शन देना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ हायरिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास बहुत सारा स्टाफ आ गया, स्टाफ आ जाना और स्टाफ से काम करवाना, ठीक है। तो स्टाफ से काम करवाने के लिए हमको उनको डायरेक्शंस देनी होगी कि सर आपका काम ये है, मैम आपका काम ये है। तो हमको हर किसी को वर्क अलॉट करना पड़ेगा, उनको उनके कार्यों से तो अवगत कराना ही पड़ेगा। तो उनको आदेश देना पड़ेगा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ से ये वाली वर्किंग जो है ये डिपार्टमेंट आप संभालेंगे, आज से ये वाला जो ऑडिटिंग का है ये पार्ट आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग का आप देख रहे हैं, तो मार्केटिंग का आप देख रहे हैं। तो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी हमको उनको, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मोटिवेटिंग। अब जब प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफ भी आ गया हमारे पास, स्टाफ आ चुका है, उनको डायरेक्शन भी मिल चुकी है। जब लोग काम करना स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे उनका मोटिवेशन डाउन होने लगता है, क्योंकि काम को लगातार करते रहना, डेली उसी रूटीन को फॉलो करना, कंटिन्यूसली अगर आप ये चीज करेंगे, लगातार अगर ये चीज करेंगे, तो वो चीज एक ना एक दिन आपको बोरडम लगने लग जाएगी। आपको बोरडम लगने लग जाएगी, लेकिन फिर भी जीवन है, जीवन को चलाने के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो अब कार्य को करते रहने के लिए आवश्यकता होती है व्यक्ति को मोटिवेशन की या अभिप्रेरणा की। अब अभिप्रेरणा के भी प्रकार होते हैं, मोटिवेशन के भी टाइप होते हैं, जिनको हम मोटिवेशन की यूनिट में इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक सिंपल डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट जब हम एक एक, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंडिपेंडेंटली भी एक यूनिट है, तो हम बहुत डिटेल में भी इनको जानेंगे, पर अभी हम सिर्फ सामग्री के रूप में इनको जान रहे हैं। तो मोटिवेशन की बात कर रहे थे हम। मोटिवेशन जो है वो बहुत प्रकार से आता है। कभी कभी कोई कोई आइडियल पर्सन होते हैं, किसी के स्वामी विवेकानंद होते हैं, किसी के भगत सिंह होते हैं। तो ऐसे अलग अलग आइडियल पर्सन होते हैं जिनके इंस्पिरेशन कोट्स, थॉट्स, उनको देख करके भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, कुछ का मोटिवेशन उनकी फैमिली होती है, किसी की सिचुएशंस होती हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल लेवल पे तो हमने मोटिवेशन को समझा, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का भाग होते हैं तब वहां पर मोटिवेशन, एक तो आप सेल्फ मोटिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमने स्टाफिंग की है ना, तो वहां पर लोगों का ध्यान रखना, क्योंकि हम पीपल ओरिएंटेड है, हमेशा लोगों का ध्यान रखना कि वो कभी भी अपने वर्क से बोर फील ना करें, फटीग फील ना करें, वो उतनी ही एनर्जी और एंथुसियाज्म से काम करें। उस एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, जिन सेमिनार्स के थ्रू उनको एक मतलब बहुत ही अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट भी मिलता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं जिसके थ्रू उनका मोटिवेशन बना रहता है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोनस भी प्रोवाइड किया जाता है, तो एक फाइनेंशियल वे में भी मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन के बहुत सारे टाइप हैं। तो प्रबंधन जब हम करते हैं तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लोगों का मोटिवेशन भी लगातार बना रहे। अब अगला आपका आता है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। अब देखिए, चूंकि लोग आ चुके हैं, हमने उनके मोटिवेशन के लिए भी काम कर लिया, लेकिन कंट्रोलिंग भी तो चाहिए ना, कि
चीजें अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लोग अपने हिसाब से ही काम करने लग गए, ठीक है, तो क्या काम टाइम पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने मोटिवेशन दे दिया भाई लोगों को, ठीक है, लोग मोटिवेट हो गए, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको अपने अनुरूप काम चाहिए। हमको 10 दिन में काम चाहिए, सामने वाला 12 दिन में करके दे रहा है। तो अब उस चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों पर अपना एक कंट्रोल बना करके रखें, क्योंकि अगर हायर अथॉरिटी का एक कंट्रोल होता है हमेशा, तो हम बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका एक फियर भी होता है, डर भी होता है, और उनको लगता है कि हमको वो चीज को, टास्क को कंप्लीट करके देना है। क्योंकि देखिए, हर किसी की पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। पर्सनल लाइफ में भी लोग इतना बिजी हो जाते हैं समटाइम्स कि उनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करके बना के रखने के लिए और वहाँ की वर्किंग को करने के लिए कहीं ना कहीं सीनियर अथॉरिटीज का उन पर कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट इज, सो यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। क्या यहाँ पर महत्व है, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस थी सामग्री की होने की, ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है अपना समन्वय, और ये है कोऑर्डिनेशन। दिस इज कोऑर्डिनेशन। देखिए, चूंकि लोग काफी सारे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में 100 पीपल होते हैं, 50 होते हैं, 200 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, तो कई में थाउजेंड्स लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में, कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों की वर्किंग जो है वो कहीं ना कहीं अलग भी है। कई लोगों को सेम टाइप का काम भी अलॉट किया जाता है। तो वो सारे लोगों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन वर्क जो है उसकी उसकी आउटकम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर सब मिल करके अच्छे से काम करेंगे तो काम जो होगा वो आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, उस माहौल में आप खुश रहने लगेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम काम को एंजॉय करने लगते हैं ना, तो हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसीलिए आवश्यकता होती है कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वर्क की कंप्लीशन में भी हेल्प करता है और लोगों को आपस में एक खुशनुमा माहौल को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबंधन की विषय सामग्री क्या थी। विषय सामग्री का मतलब तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पिज्जा बनाना है। अब पिज्जा के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड थे वो सब कुछ हमने ले लिए हैं। प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। अब मैनेजमेंट में बेसिक चीजें क्या क्या लगती है हमको, क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग लग रही है, ऑर्गेनाइजिंग लग रही है, स्टाफिंग लग रही है, डायरेक्टिंग है, मोटिवेटिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो ये थे उसके बेसिक एलिमेंट्स के रूप में भी आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्कोप है उस पर आते हैं। अगर प्रबंधन की सर्वव्यापकता, प्रबंधन की सर्वव्यापकता की यदि हम बात करें तो ये क्या बता रही है हमको, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप बता रही है या तो फिर ग्लोबल फॉर्म बता रही है। देखिए 1990 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब चीजें जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ गई हैं। अब केवल हम एक कंट्री ओरिएंटेड नहीं है, हमको दूसरी कंट्रीज के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता है। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत कुछ है जो हम व्यापार जो है वो बाहर के लोगों से भी करते हैं। इसीलिए आवश्यकता हमको है मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए एज एन कंट्री भी आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी कितनी ज्यादा विजिट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, आए दिन सबमिट्स होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं हम अपने देश का अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, एक अच्छा नाम चाहते हैं, और हम इस कंपटीशन में पिछड़ना नहीं चाहते, स्वयं को भी स्थापित करना चाहते हैं। इस बढ़ते हुए कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा के दौर में हम यही चाहेंगे कि हम भी वहां पर कहीं ना कहीं स्टैंड करें, हमारी भी एक इमेज, एक वैल्यू हो कहीं ना कहीं पर। तो ये सारी चीजों को करने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मंत्रिमंडल होता है वो भी क्या है, एक प्रकार से मैनेजमेंट ही तो है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राज्यसभा है, विधानसभा है, ये सब कुछ डिवाइडेशन कर करके जो ग्रुप्स बनाए गए, जो मिनिस्ट्री है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब क्या है, प्रबंधन का ही तो भाग है ये सभी। क्योंकि ये सभी प्रबंधन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए ये एक ग्लोबल फॉर्म ले चुका है। अब
केवल हमको मतलब कंट्री के अंदर ही काम नहीं करना है, कंट्री के बाहर भी काम करना है। तो जो मैनेजमेंट है वो ग्लोबल हो चुका है, इसलिए आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टडीज में भी मास्टर्स करते हैं अपना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, सभी प्रकार के उपक्रमों में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। अब देखिए सभी प्रकार के उपक्रमों में प्रबंधन, इस चीज से हम क्या समझते हैं, जितने भी प्रकार के उपक्रम हैं या जितनी भी प्रकार की जो एंटरप्राइजेस होती है सभी में मैनेजमेंट होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से यही चीज बोल रही हूँ, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, आपकी डेली बेसिस की लाइफ में भी है, इंडिविजुअल की लाइफ में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो एनजीओज हो, प्राइवेट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंटरप्राइज हो, बिना मैनेजमेंट के नहीं चलता, ना ये देश चलता है, ना हम स्वयं चलते हैं। इसीलिए इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है इंटरप्राइजेस। गॉट इट? नेक्स्ट, प्रबंधन का कार्यात्मक स्वरूप, फंक्शन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सर्वव्यापकता की, तो जो प्रबंधन है उसकी सर्वव्यापकता उसकी फंक्शनिंग में ही तो है। जब हम किसी चीज में कुछ इनपुट डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य करना है हमको किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो हम जितना भी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, वो सारी जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया से हम गुजर रहे होते हैं, जितने भी हम फंक्शंस करते जाते हैं, जिन जिन कार्यों को हम करते जाएंगे वही कार्य ही तो प्रबंधन कहलाते हैं। प्रबंधन स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि यही एक चीज है, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने मेडिसिन दी है, इंजेक्शन लगाया। बट प्रबंधन उतना नहीं है कि आपको डायरेक्टली मिल रहा है। प्रबंधन छोटे छोटे स्टेप से होकर के बनता है, छोटे छोटे बिंदुओं से होकर के बनता है, इसीलिए प्रबंधन में बहुत सारे मल्टी फंक्शंस होते हैं। गॉट इट? तो अगर हम क्षेत्रों की बात करें, क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हैं जिनको कि हम सामान्य रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां पर प्रबंधन और कैसे लग रहा है, जो कि हमारे देश में लग रहा है, चाहे हमारे जीवन में लग रहा है। हम डेली ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही कवर कर लेंगे, क्योंकि लर्न करने बैठेंगे तो कोई सेंस नहीं है, ऐसा कोई भी डेटा लर्निंग के लिए नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत एक इजी मीडियम होता है, जब बार बार ऑब्जेक्टिव आपकी आंखों के सामने से निकलते हैं, बार बार जाते हैं, तो एग्जाम में आपका सिक्स सेंस ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करता है कि ये ऑप्शन मैंने कहीं ना कहीं देखा है, ये ऑब्जेक्टिव मैंने कहीं ना कहीं देखा है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ही चलना है। चलिए, अभी तक का हमने जितना भी चीजें पढ़ी, जिन भी चीजों को समझा है, उन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम चीजों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी के चक्कर में या फास्ट करने के कारण हम आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं चाहते कि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप ना हो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्ट को आपको समझना ही पड़ेगा, कोई अनदर ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए ऑब्जेक्टिव पर हम आते हैं, एमसीक्यू पर। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954। पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एक बुक रही है जो कि मैनेजमेंट से संबंधित है। इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? इस बुक के ऑथर हैं पीटर एफ ड्रकर। अब देखिए, पीटर एफ ड्रकर जो है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जिसको कि आप कभी भी इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ही बेसिक जो स्टार्टिंग थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वो स्टार्ट किया था। तो पीटर जो है ना, ऐसा याद रख लो कि सर पीटर जो है ना, ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों को। ठीक है, एक पीटर सर थे जिन्होंने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई थी, तो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करवाई थी। तो पीटर सर ने मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करवाई थी, ऐसे आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो प्रैक्टिस किसने कराई थी? पीटर सर ने कराई थी। तो पीटर एफ ड्रकर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वित करना तथा नियंत्रित करना है।
यह शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब देखिए, मैंने आपको बोला था परिभाषाएं आएंगी, लेकिन परिभाषाओं से घबराना नहीं है, उनके की पॉइंट्स को पकड़ लेना है। जहां हमने की पॉइंट्स को पकड़ लिया वही हमारा चीजें सॉल्व हो जाएंगी, हमको बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर कैसे सॉल्व किया, उसको भी हमने रिलेट कर लिया कि प्रैक्टिस कराई थी पीटर सर ने। ओके, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने आया है, जब आप इसको देखते हो कि मैनेजमेंट इज फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्डरिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अब देखिए ये सारी चीजें हो रही है ना, तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। अब इसमें से एक नई की पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर है हेनरी फ्योल, ऑप्शन ए। अब देखिए, अगर आप फोरकास्टिंग को लेकर के चलते हैं, फोरकास्टिंग, तो फोरकास्टिंग द वर्ड एज यू कैन पिक इट, ठीक है, कि फोरकास्ट करने के लिए हमको फ्योल सर ने सिखाया है। फोरकास्ट करना किसने सिखाया है, फ्योल सर ने सिखाया है। तो फोरकास्टिंग फ्योल सर, प्रबंधन की फोरकास्टिंग करना है, पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है। पूर्वानुमान किसके द्वारा लगाना है, हेनरी फ्योल ने बोला है भाई पूर्वानुमान लगाने के लिए। तो फोरकास्टिंग की जो परिभाषा है, जो पूर्वानुमान की परिभाषा है, वो फ्योल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई है। सरल लग रहा है ना, समझ में आ रहा है किस तरीके से ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल किसके लिए विख्यात है। हेनरी फ्योल जो है, आप जब से सुन रहे हैं हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल, अभी हमने देखा। चलिए बताइए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, याद है या भूल गए। फोरकास्ट, पूर्वानुमान, किस चीज का, प्रबंधन का। जब प्रबंधन का पूर्वानुमान है या फोरकास्ट है, तो 100% इन्होंने जो सिद्धांत दिया होगा वो प्रबंधन का ही दिया होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए प्रबंधन के सिद्धांत। तो हेनरी फ्योल जो हैं वो किस चीज के लिए विख्यात हैं, तो प्रबंधन के सिद्धांत के लिए विख्यात हैं। और प्रबंधन के किस सिद्धांत के लिए विख्यात हैं, तो प्रबंधन के पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं, या प्रबंधन के फोरकास्टिंग के लिए विख्यात हैं।